देखें, किसी भी इन्वेस्टर ने, अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर है, अगर उसने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना है तो वन ऑफ द थिंग्स दैट इट लुक्स एट बिफोर इन्वेस्टिंग इज दैट व्हाट इज द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। बिल्कुल, इनका जुडिशियल सिस्टम कैसा है, ठीक है। अब हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नो डाउट जुडिशियल सिस्टम जो है इट शुड बी वेल फंक्शनिंग, एंड इवन इफ द पार्टीज अडॉप्ट कि जी हमने आर्बिट्रेशन जो है वो करनी होगी और आर्बिट्रेशन के अवार्ड्स को अगर हमने इन्फोर्स करवाना होगा तो उसके लिए भी एक अच्छा निज़ाम चाहिए। अगर वो निज़ाम इन्वेस्टर फ्रेंडली होगा, जहाँ पर इन्वेस्टर का जो बूस्ट हो रहा होगा कॉन्फिडेंस, तो डेफिनेटली दिस विल हेल्प इन गेटिंग FDI एज वेल, ठीक है। सो इट हैज़ अ ब्रॉडर connotations and consequences for Pakistan. So we should be very careful with what we decide and what is the future of arbitration in Pakistan. अगर हम किसी भी कानून के ऊपर काम कर रहे हैं तो इन तमाम नकात को सामने ज़रूर रखना चाहिए, और we should try to adopt the international practice and follow the trends जो internationally हैं. No doubt I understand कि हमारा we have a peculiar judicial system and environment here, बट उन चीज़ों को हमें अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर लाना है तो हमें कुछ चीज़ें, कुछ कवानीन उसी तरीके से बनाकर, उसी तरीके से प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कानूनदान की पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ मैं हूं सलमान अहमद मान। नाज़रीन, आज इस पॉडकास्ट में हम इंटरनेशनल और हमारी डोमेस्टिक आर्बिट्रेशंस की जो इन्फोर्समेंट होती है, जब एक अवार्ड अनाउंस होता है तो उसकी इन्फोर्समेंट का जो मैकेनिज़्म होता है हमारी अदालतों में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आज इस पॉडकास्ट में मुझे ज्वाइन किया है चौधरी मोहम्मद उस्मान साहब ने, जो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। 15 साल से ज़्यादा अरसे का उनका एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट कमर्शियल साइड की प्रैक्टिस का, और इसी के साथ वो उनका LLM है कॉर्पोरेट कमर्शियल लॉ में क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से, और पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का मॉड्यूल भी LLM को पढ़ाते हैं। तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया उस्मान साहब। मैं आपको काफ़ी अरसे से ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप हाथ नहीं आ रहे थे अपनी मसरूफियत की वजह से, लेकिन आजकल छुट्टियां चल रही थी तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम। नहीं, आई एम ग्रेटफुल सलमान। सर, आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट से मुतल्लिक हम बात कर लें, बिज़नेस से मुतल्लिक बात कर लें, तो ये बड़ी अहमियत की हामिल है कि हमारे यहाँ जो आर्बिट्रेशंस हैं उसकी जो इन्फोर्समेंट है, उसकी रिजीम किस तरह से काम करती है, और उसमें क्या मसाइल भी हैं वो भी फिर हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। तो हम अगर इसको शुरू करें कि जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, जिसका मुल्क की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, कि दुनिया के जो बिज़नेस हैं वो आपके साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो देखते हैं कि इनके यहाँ इंटरनेशनल जो अवार्ड्स होंगे उनकी इन्फोर्समेंट का मैकेनिज़्म कैसा है। तो थोड़ा सा हमें बताइए कि जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस हैं, जब उनका अवार्ड अनाउंस होता है तो पाकिस्तान में उसकी इन्फोर्समेंट का मैकेनिज़्म है क्या? जी सलमान, फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स को पाकिस्तान के अंदर इन्फोर्स करने के लिए जो कानून मौजूद है वो रिकग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स एंड फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स एक्ट 2011। ये कानून 2011 का जो पास किया गया है, इट वाज टू गिव अफेक्ट to an international convention that Pakistan has signed. एक कन्वेंशन है रिकग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स के ऊपर, जिसको न्यूयॉर्क कन्वेंशन भी कहते हैं। 1958 की ये कन्वेंशन है। जब 2005 में पाकिस्तान ने वो कन्वेंशन साइन की, उसके बाद से अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए जो है पाकिस्तान ने इस कानून के ऊपर काम किया। पहले कुछ अर्सा ये ऑर्डिनेंस की शेप में रहा और इवेंचुअली 2011 के अंदर ये एक एक्ट की सूरत में सामने आया। अब ये जब कानून बन गया तो उसके बाद से जिस तरह इस कानून के नाम के अंदर बड़ा कैटेगोरिकली मेंशन हुआ है कि ये कानून रिकग्निशन और एनफोर्समेंट
से डील करता है फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स। तो ये कानून जो है बेसिस प्रोवाइड करता है कि अगर एक इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन से एक अवार्ड जो है वो इशू किया गया है विच वॉज मेड इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, यानी जो कन्वेंशन जो है जिस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ने वो दस्तखत की हुई है, अगर ये उस वहाँ सीट अगर वहाँ की थी आर्बिट्रेशन की, वहाँ से अगर एक अवार्ड आ रहा है तो पाकिस्तान के कोर्ट्स जो हैं उनके सामने एक दरखास्त फाइल की जा सकती है अंडर सेक्शन 6 ऑफ दिस 2011 एक्ट। अब जब हम वो दरखास्त जो है फाइल करेंगे पाकिस्तान के कोर्ट्स के अंदर, अगर हम ये 2011 का कानून देखें तो इसके अंदर जो ज्यूरिस्डिक्शन बनती है वो हाई कोर्ट्स की ज्यूरिस्डिक्शन बनती है। सो सेक्शन 6 के नीचे जब आप दरखास्त हाई कोर्ट के सामने फाइल करेंगे तो कानून साथ ये कहता है कि आपने कुछ कागजात भी उस दरखास्त के साथ लगाने हैं। वैसे तो यू कैन फाइल वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स दैट यू वांट टू फाइल टू सपोर्ट योर केस, लेकिन कानून में दो इम्पॉर्टेंट कागजात का जो जिक्र किया गया है, एक आप वो जो अवार्ड इन्फोर्स करवाना चाहते हैं आप वो साथ लगाएंगे, और आप आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जो आपका मेन अग्रीमेंट के अंदर कंटेंड होगा वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जो है वो आप साथ लगाएंगे। यानी ये जो आर्बिट्रेशन हुई जिसके परसुएंट एक अवार्ड आया है वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट साथ लगा होना चाहिए, और अवार्ड, ये दो कागजात जो हैं ये कानून में लिखा गया है कि ये साथ होने चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये न्यूयॉर्क कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड है, तो ये कानून जो 2011 का है उसके साथ स्केड्यूल 1 के तौर पे वो एक न्यूयॉर्क कन्वेंशन लगी हुई है। बिल्कुल ठीक। और वो मुख्तलिफ सेक्शंस जो हैं उसको वो रेफर करते हैं, और ये रिक्वायरमेंट्स भी जो हैं वो वहाँ से डिराइव हो रही हैं कि कन्वेंशन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनके हिसाब से आप ये कागजात फाइल करेंगे। जब अवार्ड होल्डर जो है वो सेक्शन 6 की दरखास्त जो है वो हाई कोर्ट में पेश करता है तो दूसरी साइड को ऑब्वियसली नोटिस जाएंगे, और उनके पास ये इख्तियार होता है कि अगर वो किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शंस लेना चाहें और कोर्ट के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहें कि आप इस अवार्ड को रिकग्नाइज और इन्फोर्स ना करवाएं और आप इसकी रिकग्निशन जो है वो रिफ्यूज़ कर दें, तो उसके लिए कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स प्रोवाइड किए गए हैं कन्वेंशन के आर्टिकल 5 के अंदर। ओके। सो जो दूसरी मुखालिफ साइड होगी वो कोर्ट को ऑब्जेक्शंस के तौर पे अपनी रिक्वेस्ट पेश कर सकते हैं कि फॉर दीज रीजंस और फॉर दीज ग्राउंड्स इस अवार्ड को रिकग्नाइज और इन्फोर्स नहीं करना चाहिए। अब न्यूयॉर्क कन्वेंशन जो है ये जो ग्राउंड्स बताती है ये कंपैरेटिवली रिस्ट्रिक्टेड हैं, काफ़ी लिमिटेड ग्राउंड्स हैं, और ये ग्राउंड सिर्फ इस तरह के होंगे कि अगर वो पार्टी ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि वो जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट था जिसके परसुएंट ये सारी आर्बिट्रेशन हुई है वो ही इनवैलिड था, या आर्बिट्रेशन का नोटिस मुझे नहीं दिया गया, या फिर जो तरीक़ेकार अडॉप्ट किया गया आर्बिट्रेशन करने के लिए या कॉम्पोजिशन जो था आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का वो उस एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं था, या जो अवार्ड आप इन्फोर्स करवाना चाह रहे हैं वो सीट के ऊपर ही वो सेट असाइड हो गया कर दिया गया है बाय एनी कोर्ट्स, या फिर आप इश्यूज रेज करते हैं कि अगर हमारे मुल्क के कोर्ट्स इस अवार्ड को रिकग्नाइज और इन्फोर्स करेंगे तो वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होगा हमारी। ठीक। तो इस तरह के ग्राउंड्स अगर वो रेज करते हैं और अपने केस को इन ग्राउंड्स के एम्बिट में अगर ले आते हैं वो, तो कोर्ट के पास ये एक इख्तियार होगा कि दोनों पार्टीज की इस्तदा सुनने के बाद अगर उन्हें मुनासिब लगता है कि इन ग्राउंड्स में वजन है तो दे कैन रिफ्यूज द रिकग्निशन, एंड
अगर वो कन्विंस्ड नहीं है कि कोई वैलिड ग्राउंड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली कोर्ट्स जो है उस फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड को रिकग्नाइज करेंगे और उसको एनफोर्स करवाएंगे फिर। सो कानून की जो 2011 के नीचे थीम है वो इस तरह से चलती है, और हमारे कोर्ट्स जो हैं वो बेसिकली एक प्रो इन्फोर्समेंट अप्रोच यूज करते हैं, मीनिंग देयर बाय कि रुझान उनका इसी तरफ ही है कि ज़्यादातर केसेस के अंदर जो है अवार्ड को रिकग्नाइज किया जाए और एनफोर्स किया जाए, जब तक कि हमारे कोर्ट्स को ये कन्विंसिंग रीजंस के साथ जो है वो साबित नहीं कर दिया जाता कि जो आर्टिकल 5 ऑफ न्यूयॉर्क कन्वेंशन के ग्राउंड्स हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, सही। सो यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आपने कहा कि हमारी जो अदालतें हैं वो प्रो इन्फोर्समेंट रवैया रखती हैं जी, तो इज इट अ गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी और अ बैड थिंग फॉर द इकोनॉमी? सर्टेनली इट इज अ गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी इन द सेंस कि देखें, जब तक कि हमारे कोर्ट्स को ये नहीं लगता कि कोई बहुत ही ज्यादती हुई है, अगर तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया गया है और जिस तरीके से एक आर्बिट्रेशन प्रोसेस हुआ है उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं है, तो बिल्कुल पार्टीज की इंटेंशन क्योंकि क्या होती है कि जी हम आर्बिट्रेशन करेंगे, आर्बिट्रेशन का जो फैसला होगा वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा ऑन बोथ द पार्टीज। ठीक है, फाइनल और बाइंडिंग जब पार्टीज ने आपस में ये तय कर लिया, क्योंकि पार्टीज ऑटोनॉमी है, पार्टीज जो चाहें वो आपस में तय कर सकती हैं। अगर पार्टीज का ये फैसला था कि हम आर्बिट्रेशन के जरिए अपनी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे और हम जो भी फैसला होगा उसे तस्लीम करेंगे एंड दैट अवार्ड विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, तो इसी चीज को कोर्ट्स भी जो हैं वो पार्टीज की इंटेंशन को ही लेकर आगे चल रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई वो प्रो इन्फोर्समेंट जो अप्रोच है उसको अडॉप्ट करते हैं, बिकॉज दे आर जस्ट रिस्पेक्टिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये हमने बात की जो हमारे यहाँ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस की जो बात है, फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड जो है उसके हवाले से, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं जो हमारी डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन होती है जी। दो मुख्तलिफ पार्टीज़ जो कि पाकिस्तानी ही पार्टीज़ हों, उन्होंने आपस में ऑप्ट किया कि हम आर्बिट्रेशन के ज़रिए अपना जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करेंगे। तो उस सूरत में जब अवार्ड आ गया तो फिर हमारा कानून जो है वो क्या कहता है और उसकी इन्फोर्समेंट कैसे होती है? जी, अब इस तरह की फैक्ट्स के ऊपर पाकिस्तान के अंदर आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 जो है वो एप्लीकेबल होगा कि अगर आर्बिट्रेशन की सीट जो है वो विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ पाकिस्तान थी, पाकिस्तान के अंदर आर्बिट्रेशन हुई है, वहाँ से एक अवार्ड आया है। अब वो जो अवार्ड आया है उसको एनफोर्स करने के जो तरीक़ेकार है उसके लिए जो जिन कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन बनती है वो यहाँ पंजाब में तो सिविल कोर्ट के सामने जाएंगे हम। अब 1940 एक्ट के नीचे सेक्शन 14 है जिसके मुताबिक एक पार्टी ये दरखास्त फाइल कर सकती है सिविल कोर्ट के सामने कि आर्बिट्रेटर को कहा जाए कि जो अवार्ड उन्होंने आर्बिट्रेशन में पास किया है उसको वो कोर्ट में लाकर फाइल करें, जमा करवाएं, अलॉन्ग विद डेपोजिशंस, यानी जो आर्बिट्रेशन के और कागजात थे, पार्टीज की जो प्लीडिंग्स थी या गवाहों के जो बयानात थे, अलॉन्ग विद डेपोजिशन, उसको लाकर कोर्ट में जमा करवाएं। Okay, so here I would want to point out one thing. इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में कहा गया कि सिर्फ अवार्ड दीजिए और जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो एग्रीमेंट था वो दीजिए। यहाँ पे हमने कागजात जो वसूल किए वो थोड़े से हमने ज्यादा कर दी। देखिए उसमें जो है अवार्ड तो जरूरी है, लाजमी है, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेक्शन 14 के अंदर डेपोजिशंस का भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और उसकी वजह यही होती है कि इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि जब उस अवार्ड को फाइल किया जाता है देन
in most of the cases the other side who is the award debtor वो objections raise करना चाहेगी। ठीक है, जब वो ऑब्जेक्शंस रेज करेगी तो उन ऑब्जेक्शंस को डिसाइड करने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो तमाम कागजात, वो आर्बिट्रेशन का रिकॉर्ड भी कोर्ट के सामने मौजूद हो। बिल्कुल ठीक। दैट इज व्हाई आई वुड से कि इट इज इंपॉर्टेंट कि वो डेपोजिशंस भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक। अब यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा वापस जाऊंगा, सेक्शन 14 के नीचे अगर एक पार्टी ने दरखास्त दी है कि जी आर्बिट्रेटर को कहें कि वो जो है अवार्ड फाइल करे, इसमें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि कुछ लिमिटेशन के भी इश्यूज हैं। ठीक। 90 दिनों के अंदर अंदर आपने ये दरखास्त देनी है, या 90 दिनों के अंदर अंदर इवन आर्बिट्रेटर खुद भी चाहे तो वो कोर्ट से रुजू करके अवार्ड वहां पे फाइल कर सकते हैं। ओके, राइट। ठीक है, लेकिन ये 90 दिनों के अंदर अंदर होना है। लिमिटेशन एक्ट जो हमारा है उसका आर्टिकल 178 स्केड्यूल 1 का वो ये चीज़ प्रोवाइड करता है, टाइमलाइन प्रोवाइड करता है। सो लिमिटेशन के इस पॉइंट को जरा जहन में रखना चाहिए कि इट इज़ अ टाइम बाउंड एक्सरसाइज। बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो पंजाब के हवाले से मैं हाईलाइट करूंगा कि अगर आप पंजाब स्टैम्प एक्ट देखेंगे उसके स्केड्यूल 1 के अंदर पैरा 12 जो है उसके अंदर ये प्रोवाइड किया गया है कि आपने अवार्ड के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी है जो 3% के हिसाब से है। इट कैन वेरी टाइम के साथ साथ वो स्टैम्प ड्यूटीज के रेट जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, बट यू ऑल्सो नीड टू वॉच आउट फॉर दैट कि एक एस्पेक्ट वो भी है कि स्टैम्प ड्यूटी भी पे है। सो ये फॉर्मेलिटीज आपने मीट कर ली, लिमिटेशन के अंदर आ गए, आपने स्टैम्प ड्यूटी का भी ख्याल रख लिया, और जब आपने कोर्ट के अंदर अवार्ड फाइल किया, जब कोर्ट के अंदर अवार्ड फाइल होता है तो कोर्ट नोटिसेस जारी करते हैं दूसरी साइड को। ठीक। दैट इज अ ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर एन अदर लिमिटेशन। ठीक। द अदर साइड हैज टू देन फाइल ऑब्जेक्शंस इफ दे वांट टू within 30 days. This again is a very strict timeline और इसको जो है वो नजर इसके ऊपर रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो 30 दिनों के अंदर अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो दूसरी पार्टी जो है वो ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकती है। अब वो जो ऑब्जेक्शंस फाइल हो रही होंगी उसके हवाले से सेक्शन 30 और सेक्शन 33 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट जो हैं वो ज़रा रेलेवेंट हो जाते हैं। और ब्रॉडली आई वुड से कि ऑब्जेक्शंस जब फाइल कर रहे होते हैं तो एक जो मेन पॉइंट सामने आता है वो ये है कि जो पार्टी ऑब्जेक्शंस फाइल कर रही होती है उसने कोर्ट को कन्विंस करना होता है दैट द आर्बिट्रेटर हैज मिसकंडक्टेड हिमसेल्फ। ठीक है। और मिसकंडक्ट का ये जो लफ्ज है ये काफी ब्रॉड तरीके से इंटरप्रेट किया गया है और इसके ऊपर बेशुमार जजमेंट्स हैं। सो इसकी इंटरप्रिटेशन कंपैरेटिवली काफ़ी ब्रॉड है। हमारे जो जुडिशल सिस्टम में जिस तरीके से जो जजमेंट्स आई हैं वो इस लफ्ज़ को काफ़ी ब्रॉडली इंटरप्रेट करती हैं। और इवन लीगल मिसकॉन्डक्ट भी जो है कि अगर कागजात या एविडेंस को ठीक तरीके से प्रूव नहीं किया हुआ, ये तमाम इश्यूज भी जो हैं वो रेज किए जा सकते हैं। सो I would say कि comparatively grounds for objection under the 1940 Act are comparatively broader than the grounds in the 2011 Act। ठीक है। So अब हमारे पास दूसरी साइड की तरफ से objections आ गई। अब जब वो objections आ जाती हैं तो कोर्ट का काम है कि वो objections देखकर उन्होंने फैसला करना है। अगर तो ऑब्जेक्शंस जो हैं वो मानी जाती हैं तो कोर्ट के पास मुख्तलिफ जो है वो पावर्स हैं, वो अवार्ड को सेट असाइड भी कर सकती है या फिर आर्बिट्रेटर को दोबारा से जो है वो वापस भेज सकती हैं कि आप इसको इस तरीके से इस नज़र से देखें इन इश्यूज़ को। अगर वो ऑब्जेक्शन सक्सेसफुल नहीं होती तो कोर्ट जो है
वो एक ऑर्डर पास करते हैं और जिसको एक जो टर्म हम यूज़ की जाती है कि अवार्ड को रूल ऑफ कोर्ट बना दिया जाता है effectively, which means that it will be treated as the order of the court, कि ये अदालत का ही हुक्म है और उसको फिर एक अदालत की डिक्री की तरह से ही इन्फोर्स करवाया जाएगा। ठीक। तो 1940 एक्ट के अंदर जो है ये इस तरीके से ये सारा प्रोसेस चलता है और जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के जो अवार्ड्स हैं उनको ऑब्जेक्शन सुनने के बाद जो है वो डिसाइड किया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द अपोजिंग पार्टी हैज फाइल्ड ऑब्जेक्शंस और नॉट। अगर कुछ केसेस में हो सकता है कि एक पार्टी जो है विद इन द टाइमलाइन नहीं जमा करवाती ऑब्जेक्शंस या पॉइंट्स रेज नहीं करती, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट the court is not going to act like a rubber stamp. Okay. उन्होंने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है और देखना है कि क्या ये अवार्ड कानून के तकाज़े इस तरह से पूरे करता है एंड वेदर इट शुड बी मेड रूल ऑफ कोर्ट और नॉट। राइट। सो जैसे हमने जो हमारी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से आने वाले जो अवार्ड्स हैं उनके हवाले से एक चीज़ डिस्कस की कि वहाँ पे प्रो इन्फोर्समेंट एक तरह का रजीम मौजूद है जी। तो हमारी जो सिविल कोर्ट्स है क्या वहाँ पे कोई कंसिस्टेंट हमारा व्यू है या बस डाइवर्जेंट किस्म के व्यूज? देखिए ये केस के फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा बात जो है बैठती है, लेकिन जो बात मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा जिसको मैंने पहले भी मेंशन किया है कि जो ग्राउंड्स हैं 1940 एक्ट के जी। वो कंपैरेटिवली ब्रॉडर हैं। सो आपके पास ज़्यादा वजूहात हैं जिसकी वजह से आप अवार्ड को सेट असाइड कर सकते हैं। ठीक। Meaning thereby the chances of getting the award set aside under the 1940 Act is comparatively better. ठीक है, और क्योंकि 2011 का जो कानून है उसके अंदर ग्राउंड्स लिमिटेड हैं, तो दैट इज वाई 2011 के नीचे एक फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड को जो है उसकी रिकग्निशन को रिफ्यूज करवाना कंपैरेटिवली ज़्यादा चैलेंजिंग है। बिल्कुल। अच्छा, आपने एक और चीज़ मेंशन की कि हमारा जो 1940 का जो कानून है वो ये कहता है कि आर्बिट्रेटर को वापस भी रेफ़र किया जा सकता है कि ये नुकात या ये इश्यूज़ प्रॉपरली नहीं एड्रेस हुए और इनको दोबारा से देखा जाए। क्या इस किस्म की कोई मामला जो है वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस के हवाले से मौजूद है या वहाँ पे ये चीज़ मौजूद नहीं है? देखिए इस चीज़ के लिए हमें अपना 2011 का जो एक्ट है उसको देखना पड़ेगा। 2011 का जो कानून है उसमें दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक। अवार्ड को या वो रिकग्नाइज करेंगे या वो रिफ्यूज करेंगे रिकग्निशन। ठीक। अभी तक की जो जजमेंट्स हैं उसमें इस तरह का कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई कि जहां पे वो रिमिट करें। हाउएवर व्हाट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई इज कि देखिए अगर इस तरह की कोई अगर आपने फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज करना होता है तो आप जो है जिस सीट ऑफ आर्बिट्रेशन पे उसको सिर्फ चैलेंज कर सकते हैं, यानी कि आर्बिट्रेशन सपोजिटली इंग्लैंड यूके में हो रही थी, आर्बिट्रेशन वहां पे हुई, अवार्ड वहां से आया। आपने अगर अवार्ड को सेट असाइड करवाना है तो आप यूके के कोर्ट्स में जाएंगे। ठीक। पाकिस्तान के कोर्ट्स जो हैं उनके पास जिस तरीके से हमारा जो कानून बना हुआ है उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हुए हैं, यहां पे पावर है टू रिकग्नाइज और टू रिफ्यूज रिकग्निशन। बिल्कुल ठीक। ठीक है। सो आपने अगर चैलेंज करना है यू विल हैव टू गो टू द सीट। अब क्योंकि सीट का मतलब कि जहां पे आर्बिट्रेशन हुई है, अब अगर हम ये देखें कि अगर कोई ऐसा केस हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर हुआ है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कौन सा कानून उसके ऊपर लग रहा है? 1940 का कानून लग रहा है। 1940 का अगर कानून लग रहा है उसके ऊपर तो फिर आपको वो प्रोसेस ही अडॉप्ट करना जिस तरह मैंने आपको बताया। तो उन आर्बिट्रेशंस के अंदर जो पाकिस्तान में हो रही हैं वहां पे तो आप 1940 के एक्ट के नीचे ये सब कुछ कर सकते हैं।
लेकिन फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड के लिए अगर आपने उसको सेट असाइड करना है, चैलेंज करना है, जो भी करना है, उसके लिए आपको सीट पर जाना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल आपकी आर्बिट्रेशन जो है वो इंस्टीट्यूशनल है, और इंस्टीट्यूशनल रूल्स भी जो हैं वो ये आपको मौका देते हैं कि अगर किसी किस्म का अवार्ड में कोई क्लैरिकल एरर हो गया हुआ है तो पार्टीज के पास अवार्ड आने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर एनी ऑफ द पार्टीज कैन अप्लाई टू द आर्बिट्रेटर टू करेक्ट दैट एरर, ठीक है, बट दैट एरर इज क्लैरिकल इन नेचर। बिल्कुल ठीक। अच्छा उस्मान साहब, एक और इंटरेस्टिंग सवाल जी। दोनों जो पार्टीज हैं, चाहे वो कंपनीज हैं या प्राइवेट पर्सन्स हैं, वो दोनों पाकिस्तानी हों, क्या वो ये ऑप्ट कर सकते हैं कि वो इस जो अपना डिस्प्यूट अगर उनका कभी आएगा तो वो इसको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के जरिए रिजॉल्व करें और जो सीट होगी वो सिंगापुर होगी? देखिए यहाँ पे at the heart of this question is the answer would be that parties autonomy। ठीक। जब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी आप जिस चीज के बारे में भी मुआहदा करना चाहते हो आप वो मुआहदा कर सकते हैं टिल द टाइम ऑब्वियसली यू आर नॉट अग्रीइंग टू एनी इलीगल टर्म्स। उसी तरह आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी जब आप कर रहे हैं तो वो पार्टीज ऑटोनॉमी का ही जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करेगा, और वो यही है कि पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड व्हाट एवर दे वांट टू। सो दो पाकिस्तानी एंटिटीज बिल्कुल ये आपस में अग्री कर सकते हैं कि अगर आर्बिट्रेशन होगी तो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन सिंगापुर होगी, वहां पे आप एड हॉक आर्बिट्रेशन करके अपना एक प्रोसीजर भी आइडेंटिफाई करके उससे भी कर सकते हैं, या कोई इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन वो भी आप कर सकते हैं। अब होगा इंटरेस्टिंगली क्या कि इवन बोथ द पार्टीज आर पाकिस्तानी, हाउएवर द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन वो सिंगापुर। तो 2011 का जो हमारा एक्ट है उसके अवार्ड की इन्फोर्समेंट के लिए जो है 2011 एक्ट की प्रोविजंस है, फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड, वो फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड हो जाएगा बिकॉज दैट अवार्ड विल बी मेड इन सिंगापुर। So basically the seat determines के क्या ये domestic arbitration award है या ये foreign arbitral award। Although this point was being contested in the courts of Pakistan, लेकिन जो previous authorities जिन लाइन पर आई हैं वो इसी तरीके से ही जो distinction है उसको draw कर रही हैं, indications उसी तरह से ही आ रही हैं, and I hope that this is the right interpretation। the right interpretation। बिल्कुल ठीक। अच्छा उस्मान साहब, अब हम दोनों को अगर देखें, दोनों जो निज़ाम हमारे पास मौजूद हैं, मैं भी क्योंकि प्रैक्टिस इन्हीं अदालतों में करता हूँ, कुछ चीज़ें थोड़ी आपसे बहुत जूनियर हूँ लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी सी समझ आती हैं। तो हम अक्सर औकात जहाँ पे डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन की लोग बात करते हैं तो हम उनको थोड़ा सा ज़रा कहते हैं कि यार क्यों पंगे में पड़ रहे हो, इससे तो लिटिगेशन में चले जाओ। जी ठीक है। सो ये एक हमारे यहाँ रवैया मौजूद है और इसी किस्म का रवैया शायद इंडिया में भी मौजूद था जब तक उन्होंने नया कानून नहीं बनाया। कि 80s में उनकी कोई एक जजमेंट थी जिसने कहा कि this law has made philosophers weep and lawyers laugh। so इस किस्म की भी बातें होती रही। so अब मुझे पता है, आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी जो है वो भी काम कर रही है इसके ऊपर, और हमारे सीनियर वकला भी उसका हिस्सा हैं, बड़े जय्यद वकला हैं वो। लेकिन इसको देखते हुए आप किस किस्म के जो मौजूदा कानून है जब हम उसकी बात करते हैं और ख़ास तौर पे इन्फोर्समेंट को लेके जब हम बात करते हैं तो किस किस्म के मसाइल मौजूद हैं, कहाँ पे लोग ज़्यादा खेलते हैं डिले करने के हवाले से या एक अवार्ड की पूरी एक्सरसाइज होने के बाद उसको सेटिसाइड कराने के हवाले से। सो प्लीज़ इनलाइटन अस ऑन दैट। जी सलमान, ये जो सवाल है इसका जवाब देते हुए जो एक कॉन्सेप्ट मैं सबसे पहले क्लैरिफाई करना चाहूँगा वो यही है कि हमें थोड़ा सा जो है, जब ये मामलात को हम देख रहे हैं कि हमने आगे किस रास्ते पर जाना है, इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू लुक एट द इंटरनेशनल प्रैक्टिस कि बाहर के जो लोग हैं, जो ममालिक हैं, वो क्या कर रहे हैं और रुझान किस तरफ जा रहा है। ठीक है। सो उस कॉन्टेक्स्ट से जो है मैं ये कहूँगा कि देखें, आर्बिट्रेशन के लिए दो एंटिटीज़ जो हैं वो क्यों अग्री करती हैं। वन ऑफ द रीजंस जो उनके जहन में होता है कि वी वांट टू डिसाइड आवर डिस्प्यूट एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, क्विकली, और
वो हम कोर्ट्स की बजाय एक आर्बिट्रेटर से डिसाइड करवाएंगे, और वो जो आर्बिट्रेटर फैसला करेगा वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। सो आर्बिट्रेशन के अंदर ये एक जो एस्पेक्ट है फाइनैलिटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्टीज अपनी मर्जी से जो है एक फैसला कर रही हैं कि अवार्ड फाइनल होना चाहिए। देखिए, जब कोई दो पार्टीज आर्बिट्रेशन के लिए अग्री करती हैं तो दे आर गिविंग अप और वेविंग देयर राइट टू हैव रिकोर्स टू द नेशनल कोर्ट्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट अपना गिव अप कर रहे हैं। साथ ही साथ जब वो ये कहते हैं कि अवार्ड विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, देन ऑब्वियसली वो यही चाह रहे हैं कि अपील के मसलों में हम ना पड़े। ठीक, अपील नहीं चाहते, जो फैसला हो गया प्लीज उसको इंप्लीमेंट करवाएं ताकि हम एज अ बिजनेस एंटिटीज वी कैन मूव फॉरवर्ड। एक ने जीतना है, एक ने हारना है, बट वी शुड नॉट एंडलेसली लिटिगेट और फाइट ऑन दिस डिस्प्यूट। ठीक है, तो ये जो एसेंस है इस चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम जो कोई भी कानून आगे बना रहे हैं, नो डाउट मैं ये नहीं कहता कि आर्बिट्रेटर्स जो भी फैसला कर रहे होते हैं वो कानून के मुताबिक होते हैं या उनमें कोई ऊंच नीच नहीं होती। ऑब्वियसली वन ऑफ द पार्टीज माइट जस्ट फील अग्रीव्ड when a decision is against them. बिल्कुल ठीक। But they need to understand that what is it that they agreed to. They agreed to this deal. ठीक। And they should respect and honor this deal. No doubt, there is some sense कि हम arbitrators को आजाद नहीं छोड़ सकते कि जी वो जो मर्जी डिसाइड करें, एंड द कोर्ट्स हैव टू सुपरवाइज कि क्या हो रहा है हमारी टेरिटरीज के अंदर। कंप्लीटली एक नाइंसाफी तो नहीं हो रही। सो नो डाउट देयर शुड बी लिमिटेड ग्राउंड्स बेस्ड अपॉन से बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, उनकी हद तक अगर आपके जो राइट्स हैं वो आपको अगर मिल रहे हैं, वो इंश्योर किए जा रहे हैं, और एक लिमिटेड आपके जो ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर आप अवार्ड्स को चैलेंज कर लें। बट ये जो राइट ऑफ अपील है, इट ओपन्स अप द केस इंटायरली अगेन, एंड दिस इज व्हाट द पार्टीज अग्रीड नॉट टू डू। सो आप अगर लीगल फ्रेमवर्क एक बना रहे हैं जिसके अंदर पार्टीज, नो डाउट पार्टीज को पता है कि देखिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट राइट होता है, अपील का राइट एक इंपॉर्टेंट राइट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट राइट है ये, और कोर्ट्स के अंदर जो है ये थ्रू आउट इन एवरी ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट्स के अंदर अपील की जा सकती है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट राइट किसी भी पार्टी के लिए होता है। लेकिन अगर पार्टीज ये कह रही हैं कि नहीं, फाइनैलिटी होनी चाहिए अवार्ड की, तो देन प्लीज रिस्पेक्ट इट, और फिर आप अपने कानून, अपनी रिजीम उस तरीके से डेवलप करें जो पार्टीज ऑटोनॉमी जो है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, जो इंटरनेशनली एक कॉन्सेप्ट है कि हमने पार्टीज ऑटोनॉमी के हिसाब से ही आगे चलना है। तो दिस इज व्हाट आई फील। और दुनिया में किस किस्म के कवानीन मौजूद हैं? अगर वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन को अगर देख रहे हैं तो इसकी कोई मिसालें हैं हमारे पास? देखिए सलमान, इस चीज़ को हार्मोनाइज करने के लिए बेसिकली अनसिट्राल जो एक इदारा है उसने एक मॉडल लॉ बनाया हुआ है। ठीक है, जो काफ़ी ममालिक जो हैं उस मॉडल लॉ को अडॉप्ट करके अपना मुल्क का कानून जो है उसी के हिसाब से चलाना आगे शुरू कर देते हैं। और वो जो मॉडल लॉ है, ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ थिंकिंग हैज गॉन इनटू इट। द बेस्ट वे फॉरवर्ड परहैप्स कुड बी that we adopt the model law. Why not? If every other country is doing, why not us? Because अगर तो हम एक इंटरनेशनल ट्रेंड जो चल रहा है उसी को ही अगर हम फॉलो कर रहे हैं, और हमें ये नज़र आ रहा है कि जिन जिन ममालिक ने मॉडल लॉ फॉलो किया है उनका जो आर्बिट्रेशन सिस्टम है वो एक बेहतर सिस्टम है, और वहाँ पर जो है लोग खुश हैं उस चीज़ से। क्योंकि देखें, किसी भी इन्वेस्टर ने, अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर है, अगर उसने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना है तो वन ऑफ द थिंग्स दैट इट लुक्स एट
before investing is that what is the dispute resolution system. बिल्कुल, इनका जुडिशियल सिस्टम कैसा है, ठीक है। अब हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नो डाउट जुडिशियल सिस्टम जो है शुड बी वेल फंक्शनिंग, एंड इवन इफ द पार्टीज अडॉप्ट कि जी हमने आर्बिट्रेशन जो है वो करनी होगी और आर्बिट्रेशन के अवार्ड्स को अगर हमने इन्फोर्स करवाना होगा तो उसके लिए भी एक अच्छा निज़ाम चाहिए। अगर वो निज़ाम इन्वेस्टर फ्रेंडली होगा, जहाँ पर इन्वेस्टर का जो बूस्ट हो रहा होगा कॉन्फिडेंस, तो डेफिनेटली दिस विल हेल्प इन गेटिंग FDI एज वेल, ठीक है। सो इट हैज़ अ ब्रॉडर connotations and consequences for Pakistan. So we should be very careful with what we decide and what is the future of arbitration in Pakistan. अगर हम किसी भी कानून के ऊपर काम कर रहे हैं तो इन तमाम नकात को सामने ज़रूर रखना चाहिए, और we should try to adopt the international practice and follow the trends जो internationally हैं. No doubt I understand कि हमारा we have a peculiar judicial system and environment here, but उन चीज़ों को हमें अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर लाना है तो हमें कुछ चीज़ें, कुछ कवानीन उसी तरीके से बनाकर उसी तरीके से प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था जब आपने ये बात की ना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है कि हम अपना जो निज़ाम है, लोकल जो हमारा जो डोमेस्टिक निज़ाम है उसको भी हार्मोनाइज करें। इंटरनेशनल जो मामलात चल रहे हैं, इंटरनेशनली जो चीज़ें रिकग्नाइज हो रही हैं, बिल्कुल ठीक। उस्मान साहब, हम देख रहे हैं कि ये निज़ाम जो है उस तरह से ऑपरेट नहीं कर रहा या जिस तरह से आइडियली करना चाहिए ताकि दुनिया का जो मेयार है हम उस सतह पे आएँ। तो जो जनरली जब हम देखते हैं कि जो लिटिगेटर्स हैं, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस उनके लिए भी होनी चाहिए कि अननेसेसरीली कुछ चीज़ों को डिले करने की बजाय कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस वो भी फॉलो करें। सो व्हाट डू यू हैव इन माइंड के व्हाट शुड बी दोज प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पसेस ऑफ गाइडेंस टू अस जूनियर लॉयर्स? देखिए, हमारा जो सारा निज़ाम है उसको रिफॉर्म की तो एवरीवन एक्सेप्ट्स की ज़रूरत है, but at the same time we also have to keep an eye on our resources and the condition that we are in. इंग्लैंड ने जो है वो रिफॉर्म्स किए, अपना जुडिशल सिस्टम उन्होंने भी रिफॉर्म किया और एक बेहतरीन सिस्टम है। करंटली जिन हालात में हम लोग हैं, ऑब्वियसली एक रिफॉर्म की ज़रूरत है, बट मेजर स्टेप्स उठाने की बजाय मुझे ये लगता है कि एक बहुत सिंपल और सादी चीज़ अगर हमारे सिस्टम के अंदर एनफोर्स करवानी शुरू कर दी जाए तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली बहुत हद तक इम्प्रूव कर जाएगा। और वो ये है कि जब भी कभी कोई भी जज साहब फैसला कर रहे हों तो वो कॉस्ट्स के ऊपर ज़रूर फैसला दें, और वो फैसला ये ना हो कि एवरी पार्टी विल बेयर इट्स ओन कॉस्ट। जो पार्टी अननेसेसरीली डिले करती रही है प्रोसीडिंग्स को, उसको उसके कॉन्सिक्वेंस फेस करने चाहिए। ये एक तल्ख हकीकत है कि यहाँ पर लोगों के 10 से 15 साल कोर्टों के चक्कर लगाते हुए गुजर जाते हैं। उनका हर्जाना उनको मिलना चाहिए। सिर्फ केस का फैसला काफ़ी नहीं है उनके लिए, सिर्फ उस केस की हार या जीत काफ़ी नहीं है। उनको उनका वो हक मिलना चाहिए, उनको उनकी वो कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए उस तकलीफ के लिए जो उन्होंने 10-15 साल काटी है। बिल्कुल ठीक। सो हमारे कोर्ट्स को चाहिए, और प्रोविजंस ऑलरेडी मौजूद हैं, बट वी नीड टू स्ट्रिक्टली अप्लाई देम, और ये कुछ जज हजरात ने किया भी है कुछ केसेस के अंदर। बट एवरीवन शुड मेक इट अ पॉइंट कि जहां पर फ्रिवलेस लिटिगेशन नजर आ रही है
उसको ज़्यादा स्ट्रिक्टली कॉस्ट जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए. Only if we start doing this, I think our judicial system and our कोर्ट्स का जो इवन जो बर्डन है कोर्ट्स का, नंबर ऑफ केसेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएंगे और हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा कंपैरेटिवली. तो मतलब जो हम अमूमी तौर पे कहते हैं कि हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा लिटिगेशन फ्रेंडली मुल्क है जी, हमें उससे थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है कि हर मुकदमा सिर्फ वो पंजाबी में हमारे यहाँ कहते हैं मुंह उठा के सिविल कोर्ट. जी बिल्कुल, इस ट्रेंड को ख़त्म किया जाना चाहिए. अगर किसी किस्म की कोई भी फ्रिवलेस लिटिगेशन है तो उसको डिस्करेज किया जाना चाहिए और वो सिर्फ तब ही होगा जब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे कॉस्ट्स के अंदर. बिल्कुल. जब किसी शख्स को ये पता होगा कि वो एक फ्रिवलेस केस लेकर आ रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ डिले कॉज करना चाह रहा है और उस डिले से उसको फायदा नहीं बल्कि फाइनेंशियली लॉस होगा. जब ये बात उस शख्स को पता होगी तो खुद ब खुद वो फैसला यही करेगा कि मैं ये केस नहीं करूंगा. बिल्कुल ठीक है. सो जिसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस, जो वर्कलोड है वो भी कम होगा, जो क्वालिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स और क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स जो है वो भी इंप्रूव करेगी और हमारा जुडिशियल सिस्टम खुद ब खुद बेहतर होगा. बिल्कुल ठीक. मान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया और इस मुद्दे के ऊपर आपने हमें गाइड किया. मैं टुवर्ड्स द एंड आपको एक और चीज़ कह दूं, अभी हमने एक और सेशन फिर हमने दोबारा आपसे टाइम लेना है. जो आर्बिट्रेशंस का जो सारा निज़ाम है वो हमने आपसे समझना है कि आर्बिट्रेशंस होती कैसे. सो आपका शुक्रिया. यू आर वेलकम सलमान, यू आर वेलकम. थैंक यू.